वो स्पोर्ट्स हैं, वो मैशियत की बात कर लें, वो स्टॉक मार्केट की बात कर लें, वो तलीम के मैदान में देख लें, वो किसी भी चीज़ में देख लें, तो आप उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते अपने आप को। अगर आप बलोचिस्तान वगैरह की बात करें तो वहाँ पर आपको पता है $600 बिलियन के रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें यूटिलाइज नहीं करते। बलोची हमसे अलग होना चाहते हैं। पॉलिसीज बनाई ही नहीं, तो इन हालात में इन्वेस्टर को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? आपका अपना मुल्क है, इन्वेस्टर नहीं यहाँ पे बैठना चाह रहा, तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? यही बट अनफॉर्चुनेटली बाहर की मार्केट्स में अगर आप देखें जाके तो हमारी वाली चीज़ें मेड इन इंडिया के नाम से मिल रही होती हैं। अब रहा सवाल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का आज की तारीख में एज ऑन टुडे वो तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। और हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम है नहीं। हमारी चीज़ें हमारी चीज़ें जो है ना वो महंगे रेट में बेची जा रही होती हैं। यही कहते हैं कि जी आने वाले दिनों में 2030 में देख लें, हम 2025 में देख लें, इंडिया सेकंड या थर्ड फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी आपको सीरियसली मिलेगी। जो रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वो 600 बिलियंस के हैं। नो डाउट वो एक बड़ी इकोनॉमी है, तो वो तो अट्रैक्ट करेगी, वहाँ पे तो इन्वेस्टर भाग के आएगा। चीज़ों में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। देखा जाए तो करंट सिनेरियो हमारे थोड़े से डॉलर का रेट देख लें, फ्यूल प्राइसेस देख लें, वो उनमें इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं। तो इन्वेस्टर को हम अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ तो बना रहे हैं, लेकिन चूँकि अभी पाकिस्तान को चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनकी स्टॉक मार्केट को पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के साथ जो है ना वो कंपेयर करना जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि ये है ही नहीं कोई चीज़। तो आई थिंक सो कि इंडिया हमारे पास अल्फाज नहीं होते यार, तो हम सोचते हैं कि हम घर से अल्फाज लिख के लाए करें। आइडियल है उनके हिसाब से देखा जाए, ठीक है, हमारी वही चीज़ें हम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो वो लोग कर रहे हैं। देखिए, अगर आप इंडिया की इकोनॉमी का पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ मुवाजना करें, तो वो तो अब कंपेयर करने के काबिल ही नहीं रही। इसलिए मैंने भी सुना था कि इंडिया के जो टोटल कुल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $700 बिलियन हैं। तो आप खुद सोचें कि इसके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने ज़्यादा हैं, वो तो फिर बीट करने के लिए रेडी बैठी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। सर क्या नाम है? मेरा नाम इमाद है। इमाद सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। रिसेंटली खबर सामने आती है कि उन्होंने अपनी स्टॉक मार्केट में यूएस, चाइना और जर्मनी को बीच किया है। 10.9 का इंक्रीज जो है उनका नजर आया है। किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? ये खैर फॉर द अगर हम बात करें एशिया रीजन की, तो अब अच्छा साइन है हमारे लिए कि कहीं ना कहीं हमारा अभी इम्पैक्ट उनको देख के हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। बट हमारी क्योंकि चीज़ों में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। देखा जाए तो करंट सिनेरियो हमारे थोड़े से डॉलर का रेट देख लें, फ्यूल प्राइसेस देख लें, वो उनमें इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं। और मोस्टली जो यूथ है वो बाहर जा रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और उसका रीज़न यही है कि हर कोई अपना कैरियर चाहता है कि सिक्योर करना, और ये इसका सबसे बड़ा रीज़न मुझे नजर आता है कि जब तक यहाँ पे लोगों में ये एतमाद नहीं होगा कि यार मैं पैसा लगा रहा हूँ मार्केट में या मैं कहीं सेविंग कर रहा हूँ, तो वो जब उसको ये स्टेबिलिटी का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कुछ भी कोई भी यहाँ पे रेट और ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ ही जाएगा। ये चीज़ आई थिंक सो कि बहुत ज़बरदस्त है। आप किसी को फॉरेक्स रिजर्व्स में बीट कर रहे हो, एंड आई थिंक सो कि दैट इज़ वेरी 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 आपकी कंट्री के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो सकती है। इसलिए मैंने भी सुना था कि इंडिया के जो टोटल कुल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो $700 बिलियन हैं। तो आप खुद सोचें कि इसके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने ज़्यादा हैं, वो तो फिर बीट करने के लिए रेडी बैठी हुई है। और अगर हम अपने फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आई थिंक सो हम 100 प्लस भी नहीं है यहाँ पर, तो हमारे लिए काफ़ी शर्मिंदगी की बात भी है। और साथ में कह लें कि एक फिक्रिया लम्हा भी है कि हमने करना क्या है। इंडिया के पास हर चीज़ अवेलेबल है, जैसे कि वो बीट करती जा रही है, जापान को गाड़ियों में बीट कर चुकी है, हमारे को इन चीज़ों में बीट कर रही है। तो आई थिंक सो कि इंडिया हमारे पास अल्फाज नहीं होते यार, तो हम सोचते हैं कि हम घर से अल्फाज लिख के लाए करें। ये अल्फाज हमने ऐसे करना, ये यहाँ पे ऐसे बोला, ये यहाँ पे ऐसे बोला, क्योंकि इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्टली। करीब मेरे ख्याल में तो उनके जो एनालिसिस करते हैं इकोनॉमिस्ट वगैरह, वो यही कहते हैं कि जी आने वाले दिनों में 2030 में देख लें, हम 2025 में देख लें, इंडिया सेकंड या थर्ड फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी आपको सीरियसली मिलेगी। एंड ये मिल भी सकती है, क्योंकि वहाँ पर जितनी इंडस्ट्रीज़ लग चुकी हैं, जितनी रेवोल्यूशन वहाँ पर आ चुकी है, जितना उनका कह लें कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उस लिहाज से इंडिया बीट कर सकता है। उसके मिशंस नए दिन ब दिन नए मिल रहे हैं, कभी चांद पर जाते हैं, कभी सूरज पर जाते हैं, कभी वो मंगल पर जाने की तैयारी करें, कभी वीनस पर जाने की तैयारी करिए, नासा के साथ मिलकर कोलैबोरेशंस कर रहे हैं वो लोग। तो आप खुद देख लें कि एक ऐसी कंट्री जिसके इतने मिशन चल रहे हो, जो इतने ज़्यादा अपने आप को सेव कर रहा हो हर लिहाज से, उसको कल किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, कभी भी नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर आप इंडिया की इकोनॉमी का पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ मुवाजना करें, तो वो तो अब कंपेयर करने के काबिल ही नहीं रही। ठीक है। हम 100 ईयर बैक चल रहे हैं उनसे, तो वो चूँकि 1.25 अरब अवाम का मुल्क है, तो सारी जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनकी लिए वो एक मार्केट है, उनकी प्रोडक्ट सेल होती है उधर। तो वो तो उधर खुशी खुशी जो सा देखिए जी, उनके जो रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वो 600 बिलियंस के हैं। नो डाउट वो एक बड़ी इकोनॉमी है, तो वो तो अट्रैक्ट करेगी, वहाँ पे तो इन्वेस्टर भाग के आएगा।
अब रहा सवाल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का आज की तारीख में एज ऑन टुडे वो तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है ठीक है। कि पाकिस्तान को एक तो फॉरेक्स रिजर्व्स के चैलेंजेस हैं, तो इन्वेस्टर को हम अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ तो बना रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी पाकिस्तान को चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनकी स्टॉक मार्केट को पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के साथ जो है ना वो कंपेयर करना जो है ना वो मैं समझता हूँ कि ये है ही नहीं कोई चीज़। लाइक किस फील्ड के अंदर आप समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के कंपैटिबल? देखिए कॉम्पिटिटर सबसे पहले तो ये आपके देखें, एक तो सर्कल की बात है, वेदर आपका बड़ा आइडियल है उनके हिसाब से देखा जाए, ठीक है। हमारी वही चीज़ें हम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो वो लोग कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो आपके वेजिटेबल्स हो गए, जो आपके जो रॉ मटेरियल हो गया, जो सारी चीज़ें वो हम सब प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली बाहर की मार्केट्स में अगर आप देखें जाके, तो हमारी वाली चीज़ें मेड इन इंडिया के नाम से मिल रही होती हैं, बिकॉज दे आर यूटिलाइजिंग देयर द थिंग्स वेरी प्रॉपरली। और हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म, कोई सिस्टम है नहीं। हमारी चीज़ें हमारी चीज़ें जो है ना वो महंगे रेट में बेची जा रही होती हैं। तो जब इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ें आपको जो है, कंपटीशन तो है बट कंपटीशन हम कम्पीट नहीं कर रहे हैं, हम उससे बहुत पीछे। देखिए पाकिस्तान को सबसे पहले ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पर जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान में वो कितना अपना शेयर डाल रहे हैं। बेसिकली ये बात होती है। यहाँ पर हमारी जो हुकूमत है उसको एजुकेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आपको पता है जयशंकर इज़ वेरी क्वालिफाइड पर्सन एज़ कम्पेयर टू, अगर उनका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा। नो डाउट हमारे यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्या नाम है उनका, बिलावल भुट्टो जरदारी, ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन, बट वो उस लेवल की एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे पॉलिटिशियंस, आप प्राइम मिनिस्टर देख लें, BA पास हो सकता है, हो भी हो सकता है ना भी हो। तो आई थिंक सो कि जब तक हमारे यहाँ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, हम सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, हम तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। क्योंकि एक मुल्क की जो तरक्की अगर आपने देखनी भी है तो आप उसका लॉ एंड ऑर्डर चेक करें, आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि ये मुल्क कितना ग्रो करेगा, कितना आगे जाएगा। यहाँ पर जंगल का कानून नज़र आता है आपको, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहा है। आम आवाम नहीं गुजार रही है। यहाँ पर जो लोग गुजारे हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं कि हमारे लीड्स गुजार रहे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट गुजारी है, हमारे हुक्मरान गुजारे हैं। आम आवाम तो बेचारी बस एक रेवड़ की तरह उनके पीछे लगी हुई है, और वही चीज़ हमें नज़र आएगी। हालांकि हम कहते हैं पाकिस्तानी अवाम बहुत टैलेंटेड है। यहाँ पर फॉरेक्स, अगर आप बलोचिस्तान वगैरह की बात करें तो वहाँ पर आपको पता है $600 बिलियन के रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें यूटिलाइज़ नहीं करते। बलोची हमसे अलग होना चाहते हैं। क्यों अलग होना चाहते हैं? क्योंकि हम उनको फैसिलिटेट नहीं करें। बल्ती हमसे क्यों अलग होना चाहते हैं? वहाँ पर आपको टूरिज्म मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा। आज़ाद कश्मीर क्यों अलग होना चाह रहा है? फैसिलिटेट नहीं कर रहा है। इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं, कहते हैं रास्ते खोल दो, बॉर्डर्स खोल दो, हम उनकी तरफ जाना प्रेफर करेंगे। तो फिर हम कैसे कह रहे हैं कि जब हमसे ये 4-5 स्टेट्स हैंडल नहीं हो रही, तो आपको क्या लगता है कि हम इकोनॉमी हैंडल कर पाएंगे अपनी? नहीं। जब तक हमारी स्टेट्स हैंडल नहीं हो रही हमसे, हम अपने मिनरल्स को खुद यूटिलाइज नहीं करें, दूसरों को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। पिंक सॉल्ट की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, वो भी हम बाहर भेजते हैं। अपने मुल्क में हमें कुछ भी नहीं, उसका आइडिया ही नहीं है, ज़रा सा भी आइडिया नहीं है। कंपैरिजन तो ऑब्वियसली हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक और भी तो चीज़ आती है ना कि जब हम देखते हैं अपनी मार्केट को, तो हमारी मार्केट में हमें इंस्टेबिलिटी नज़र आती है। वो इंस्टेबिलिटी जो है वो कैसे? देखिए वो इंस्टेबिलिटी जो सी है उसके पीछे देखिए आप, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आपके पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, कोई गवर्नमेंट जो सी है वो आके जो सी है वो स्टेबल हो ही नहीं रही। इलेक्शंस हैं तो इलेक्शंस की डेट ही अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुई। तो इन हालात में इन्वेस्टर जो सा वो तो कहेगा कि भाईजान इस मुल्क से जो सा ना इन्वेस्ट करने की बजाय ना किसी ऐसी कंट्री में मूव किया जाए जहाँ पे मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हो। यहाँ पे तो आप इन्वेस्ट करते हैं, अगले दिन आपको पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट डाउन हो गई है आपकी। और फिर दूसरा जो टैक्सीज हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं उनके लिए कोई जो सा वो इन्होंने कोई फॉर्मल पॉलिसीज़ बनाई ही नहीं। तो इन हालात में इन्वेस्टर को आप कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? आपका अपना मुल्क है, इन्वेस्टर नहीं यहाँ पे बैठना चाह रहा, तो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? यही वजह है कि स्टॉक एक्सचेंज जो सी है ना उसमें जो सा वो मंदी का रुझान है, उसका ट्रेंड जो सा वो डाउनवर्ड है। जब तक ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर्टिकुलरली ये नहीं आएगी, तब तक जो है ना वो आप बैरूनी इन्वेस्टर को तो दूर की बात, अपना अंदरूनी इन्वेस्टर ताजर जो है उसको भी रिटेन नहीं कर पाएंगे। सर अगर हम देखें तो इंडिया की तरफ से जो एक बहुत इंटरेस्टिंगली इस चीज़ को जो है वो इसमें ओवरकम किया गया और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो नज़र आया। आपके ख्याल में इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से या उनके जो रेगुलेशन हैं उनसे हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है या कुछ हम सीख सकते हैं? हमें सिर्फ उनकी स्टॉक मार्केट से ही सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमें हर मरहले में उनको सीखने की ज़रूरत है। आप देखें कि वो कहाँ तक चले गए हैं, उनकी टेक्नोलॉजी में वो कहाँ तक चले गए हैं, वो चांद तक जा पहुँचे हैं। और आपका जो सा वो कोई सिलसिला ही नहीं है, टेक्नोलॉजी में आप पीछे हैं, तो हर चीज़ में तो आप पीछे हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज को तो छोड़ें, आप किसी मैदान में भी उनको जो सा ना वो जो सा वो नहीं अभी जो सा उसका कंपैरिजन कर सकते। ठीक है। तो वो स्पोर्ट्स हैं
वो मैशियत की बात कर लें, वो स्टॉक मार्केट की बात कर लें, वो तलीम के मैदान में देख लें, वो किसी भी चीज़ में देख लें, तो आप उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते अपने आप को। उसका रीज़न ये भी कह सकते हैं, वैसे तो मेरी इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि बहुत सारे जो आपके बड़े स्टॉक होल्डर्स हैं या जो बड़े ब्रांड्स हैं, जो बड़े यहाँ पे बड़े नाम है, वो यहाँ से अपना बिजनेस वाइंड अप करके मूव हो रहे हैं, और वो सारी चीज़ें आपको इंडिया में मिल जाएंगी, या दुनिया भर में जो बड़े नाम हैं वो यहाँ पे आप उनकी वो कम होती जा रही है बहुत ज़्यादा मार्केट में ना। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि स्टॉक में लोग जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और यही चीज़ें जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें सोचना चाहिए कि अपनी चीज़ों को किस तरह मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। फंडामेंटल प्रॉब्लम तो करप्शन है, ठीक है। हर जो सा अदारा है वो करप्ट है, और फिर दूसरा जो सा है वो डेट बर्डन। अभी आप देखिए पीडीएम जो सी है वो पिछले 14 माह में तकरीबन कोई 1 बिलियन जो डॉलर हैं उनका 4 माह में वो 1 बिलियन डॉलर का कर्ज लेके गए हैं। तो मेजर इश्यूज तो बस यही हैं, करप्शन को आप रोकें, और फिर ये स्मगलिंग जो ये चीनी स्मगल हो रही है, आटा स्मगल हो रहा है, ये सारी चीज़ें स्मगल हो रही हैं, इनको रोकें तो इंशाल्लाह बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान और इंडिया को कोई मैसेज देना चाहेंगे उनके गवर्नमेंट्स को, या कोई भी मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मैसेज देना बेकार है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट है ही नहीं है, ठीक है। इंडिया की गवर्नमेंट है जिसको मैसेज देना बनता है भी कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे अपने मुल्क को लेके जा रहे हैं, यू आर ट्रू नेशनलिस्ट एंड यू आर ट्रू डेमोक्रेट्स। नज़र आता है कि आपके मुल्क में डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, जमहूरियत बहुत अच्छी चलाते हो, एंड जैसे कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो वो चीज़ डेफिनेटली हमें इंडिया में नज़र भी आ रही है, पाकिस्तान में सारे डाउन द पीपल कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। वेलकम।